हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और आज हम लोग करेंगे आनुवांशिकता क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर, वो भी वन शॉट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों का मूल गुणों का संरक्षण आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता क्या होता है? आनुवांशिकता का मतलब है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में मिलना। जैसे कि चलिए मानते हैं कि माता पिता के घुंघराले बाल है। ठीक है, माता पिता के क्या है? घुंघराले बाल है, तो उनके बच्चे में भी घुंघराले बाल हो सकते हैं। ये क्या हुआ? आनुवांशिकता। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा सकता है। अब नेक्स्ट है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब क्या है? विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाता है। जीव के ऐसे गुण हैं जो अपने जनक, अब जनक मतलब क्या हो गया कि मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। ठीक है, लेकिन हम लोग में फिर भी एक अलग है, हम लोग सेम नहीं है, तो वही क्या हुआ? विभिन्नता हुआ। जैसे कि एक ही प्रजाति के जीव में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं कि कक्षा में सभी के बालों का रंग एक जैसा होता है? नहीं, लेकिन सब क्या होते हैं? सब तो इंसान ही होते हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, अब विभिन्नता दो तरह का हो जाता है। एक क्या है? जननिक विभिन्नता, दूसरा है कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता को क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता या विभिन्नता भी कहते हैं, और कायिक विभिन्नता को पर्यावरणीय विभिन्नता भी कहते हैं। जैसे कि जननिक विभिन्नता क्या होता है? ये माता पिता के जीन के मिलने के कारण से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बालों का रंग, इसका बाल का रंग दूसरा है, इसका बाल का रंग दूसरा है। ये दो भाई बहनों में भी ऐसा हो सकता है। तो ये चेंज किस कारण से होता है? जीन के मिलने के कारण से। और दूसरा है कायिक विभिन्नता। यहाँ पे देख रहे हैं इस जिराफ का क्या है? लंबा गर्दन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस जिराफ का छोटा गर्दन है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो जिराफ थे उनके छोटे भी थे, और छोटे गर्दन भी थे और बड़े गर्दन भी थे। लेकिन जो छोटे गर्दन वाले थे वो क्या हो गए कि वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वो ऊंचे पेड़ों से खाना नहीं खा पाते थे। वही जिराफ जो बड़े गर्दन वाले थे, लंबे गर्दन वाले थे, वो पेड़ से खाना खा लेते थे। इसी कारण से ये चेंज होके इनका गर्दन ये वाला सरवाइव कर लिए और ये वाला नहीं रहे, तो अभी सिर्फ ये वाले हैं। ठीक है, ऐसे भी। और कायिक विभिन्नता ये भी हो सकता है कि जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है, एक धूप में ज़्यादा काम करता है तो उसका क्या हो जाता है? वो काला हो जाता है। और जो धूप में ज़्यादा काम नहीं करता है वो गोरा है। तो रंग में भी भेदभाव हो सकता है। ये किस कारण से हुआ? ये जीन के कारण से हुआ? नहीं, ये जीन के कारण से नहीं, ये पर्यावरण के कारण से, बाहरी चीज़ों के कारण से जो आता है उसको क्या बोलते हैं? कायिक विभिन्नता। ठीक है, या फिर पर्यावरणिक विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट है विभिन्नता मतलब क्या होता है? वेरिएशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? विभिन्नता क्यों इम्पोर्टेंट है? विविधता जीवन को बदलते पर्यावरण में अनुकूलित होने में मदद करती है। ठीक है, यह नई और बेहतर अनुकूलित प्रजातियों के विकास को प्रेरित करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो जिराफ का एग्जाम्पल, नया आया तो उससे क्या हुआ कि नई प्रजातियों के विकास को प्रेरित करती है। और हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जोहान मेंडल। ठीक है, चलिए ये है इसका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं का संचयन कैसे होता है? एक होता है लैंगिक, दूसरा है अलैंगिक। लैंगिक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं कैसी होती है वो देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं लैंगिक जनन के समय आनुवांशिक पूर्ण योग मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। विभिन्नताएं किस कारण से होती है? लैंगिक जनन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, माता पिता के जीन
मिलते हैं उसके कारण से विभिन्नताएं होती है। दूसरा क्या है, लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं ज्यादा होती है। भाई बहन एक दूसरे से कितना अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और वही अलैंगिक जनन होता है जिसमें क्या होता है, विभिन्नताएं कम होती है। और इसमें क्या होता है, डीएनए में छोटी छोटी अशुद्धियों के कारण से यह होता है, ठीक है। ये किस कारण से होता है, डीएनए में छोटी अशुद्धियों के कारण से होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है अधिग्रहित लक्षण, मतलब एक्वायर्ड ट्रेट, और दूसरा है आनुवांशिक लक्षण, मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स में ये दोनों में क्या है, ये डिफरेंस है, ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। जर्म कोशिका, ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट मतलब क्या है, जर्म कोशिकाओं को नहीं बदलते हैं। और ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट, आनुवांशिक लक्षण, जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके पीछे दिया हुआ, यहाँ पे इसने दाढ़ी किस तरीके, सॉरी दाढ़ी नहीं, बाल देखते हैं, इसका बाल दूसरे स्टाइल में, इसका बाल दूसरे स्टाइल में है। ये लोग चाहते तो एक ही सेम स्टाइल भी रख सकते हैं, लेकिन ये इनके जीन के कारण से नहीं है, ठीक है। बाल का स्टाइल जीन के कारण से थोड़ी, ये इन लोगों ने अपना स्टाइल रखा है, बाहरी देख रेख के रखा है, तो ये जीन के कारण से नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्वायर्ड, अधिग्रहित लक्षण। और ये है आंखों का रंग। आंखों का रंग हम लोग बदल सकते हैं, आजकल लेंस आता है, लेकिन वो परमानेंट थोड़ी होता है। आंखों का कलर क्या होता है, हम लोग को जीन के कारण से ही आता है। वैसा आंखों का कलर हम लोग खुद से नहीं चेंज कर सकते हैं। पीढ़ियों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब मेरे पापा ऐसे दाढ़ी रखते हैं, ऐसे मूंछ रखते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उनका पोता, उनका बेटा भी वैसा ही रखेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आंखों का रंग तो हो सकता है सेम, जैसे माता पिता के वैसे बच्चों में भी हो सकते हैं। तो संतानों को स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, दुर्घटना में अंग खोना, एक्सीडेंट हो गया तो पैर टूट गया या फिर हट कट गया, कुछ हो गया, तो ये जरूरी है कि उसका बच्चा में भी पैर नहीं रहेगा, नहीं। ये क्यों है, ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, अधिग्रहित लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण, जन्म से ही विकृत अंग, ठीक है। तो ये सब हो गया आनुवांशिक लक्षण। कुछ ऐसा भी और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाती हूँ। जैसे कि आपके पिता की लंबाई ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप भी लंबे हो सकते हैं। वो क्या होगा, इनहेरिटेड ट्रेट में आएगा, आनुवांशिक लक्षण में आएगा। और जैसे कि अधिग्रहित लक्षण में आ सकता है कि किसी का पिताजी है तो वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, फिट रहते हैं, उनका बच्चा भी फिट होगा, नहीं, उसको भी करना पड़ेगा तभी वो फिट होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया अधिग्रहित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में। नेक्स्ट है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, जीनोटाइप और फेनोटाइप। तो किसी जीव की जीवनी संरचना उसके जीव की जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। जीवों के गुण जैसे शारीरिक गठन, लंबाई, त्वचा, बालों का रंग इत्यादि का निर्धारण कौन करता है, जीन प्रारूपण के कारण ही होता है। अब हम लोग का रंग माता पिता के जैसा है, या फिर बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब किसके कारण से होता है, जीन के कारण से होता है, ठीक है। उसी जीन प्रारूप को क्या कहते हैं हम लोग, जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षण प्रारूप। जीवों के कुछ विशिष्ट गुण वातावरणीय दशाओं द्वारा भी निश्चित हो सकते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जीन के अंदर हम लोग का भले ही चेंज रहे, ठीक है, लेकिन हम लोग को जो बाहर से दिखाई दे रहा है। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। ये माता है, सॉरी ये पिता है, ठीक है, और एक माता है यहाँ पे, ठीक है। इनके जीन जो आएंगे, ये मान के चलिए कि ये ब्लैक है कलर में और ये है वाइट, ठीक है। तो इनके दोनों के जीन क्या आएंगे, बच्चों में तो दोनों के जीन आएंगे, ब्लैक वाइट दोनों के जीन आएंगे, लेकिन बच्चा क्या होगा, ब्लैक होगा कि वाइट होगा। अब ये तो इस पे चांस पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चा ब्लैक होता है तो ब्लैक क्या हो गया, फिनोटाइप, जो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन उसका जीन क्या होगा, जीन तो ये वाला भी आएगा, तो ये दोनों जीनोटाइप हो जाता है, जीन दोनों का आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को दिख क्या रहा है, ब्लैक, बच्चा काला हो गया तो वो फिनोटाइप हो गया, ठीक है, ऐसे होता है।
नेक्स्ट चलिए, अब डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, एलील क्या है, इसको समझते हैं। डीएनए क्या है कि आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु, ठीक है, ये सब इसका डेफिनेशन है। डीएनए क्या है, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु। जीन क्या है, डीएनए का खंड जो वंशानुगति की मूल इकाई है। क्रोमोसोम आनुवांशिक सामग्री को रखने वाला डीएनए अणु। एलील क्या है, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाला दो जीन। अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए कि हम लोग का क्रोमोसोम क्या है, ये लाइब्रेरी है। ये क्या है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे किताब होते हैं लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे किताब होते हैं। अब लाइब्रेरी में किताब होते हैं तो ये आनुवांशिक सामग्री को रखने वाला डीएनए अणु है क्रोमोसोम। अब डीएनए क्या है, मान के चलिए कि बुक है जो कहाँ पे होता है, लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। बुक कहाँ पे होता है, लाइब्रेरी में होता है। तो डीएनए कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम्स में होता है। तो डीएनए क्या है, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करने वाला अणु है। उसके बाद जीन है। अब जीन को मान के चलते हैं कि बुक में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ये जीन क्या हो गया, चैप्टर हो गया, ठीक है, चैप्टर हो गया। ये चैप्टर किसके अंदर में होता है, बुक के अंदर में होता है। तो जीन कहाँ पे मिलता है हम लोग को, डीएनए में मिलता है। डीएनए का खंड जो वंशानुगति की मूल इकाई है। अब नेक्स्ट है अलील। अब चैप्टर के अंदर में भी क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक, दो टॉपिक, वैसे क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग आगे पढ़ेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, कैपिटल टी किस चीज को दर्शाता है, टॉल पेड़, मतलब जो लंबे पेड़ हैं। और टी क्या चीज को दर्शाता है, स्मॉल टी, बौने पौधे को, ठीक है, उसको दर्शाता है। तो ये क्या हो गए, एलील्स हो गए, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन। इस तरह से हम लोग आप समझ सकते हैं। क्रोमोसोम क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया कि आनुवांशिक सामग्री को रखने वाला डीएनए अणु। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, लाइब्रेरी के अंदर बुक होता है। फिर डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स मतलब चैप्टर के जरिए हम लोग याद कर सकते हैं। और जीन के अंदर में क्या पाया जाता है, टॉपिक्स मतलब एलील। एलील क्या है, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है, हैप्लॉइड कोशिकाएं और डिप्लॉइड कोशिकाएं। तो हैप्लॉइड कोशिकाएं क्या है, एक सेट क्रोमोसोम होते हैं। क्या है, ये एक सेट क्रोमोसोम होते हैं, एन, ठीक है। उदाहरण शुक्राणु और अंडाणु। यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड कोशिकाएं क्या होती है, दो सेट क्रोमोसोम होते हैं, 2n। उदाहरण स्नायु और मांसपेशी की कोशिकाएं। तो चलिए इसको समझते हैं। हैप्लॉइड को मतलब आप लोग समझिए कि एक बास्केट है, ठीक है, उसमें 23 फल रखे हुए हैं। क्या है, 23 फल रखे हुए हैं, ठीक है। हैप्लॉइड क्या है, उसमें 23 फल रखे हुए हैं। और डिप्लॉइड क्या है, एक बास्केट में 23 जोड़े फल रखे हुए हैं। दो सेट के मतलब जैसे कि सेब है तो 2 सेब रखे हुए हैं, अंगूर है तो 2 अंगूर है, ऐसे 23 तरह के फल रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिप्लॉइड। जब संक्राणु क्या होता है, संक्राणु मतलब स्पर्म, 23 क्रोमोसोम और एक अंडाणु, अंडाणु मतलब ओवरी, 23 क्रोमोसोम मिलते हैं तब क्या बनते हैं, वो डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं, ठीक है। जब डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया।
हैप्लॉइड कोशिकाएं क्या होती है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है, जब ये स्पर्म क्या होता है, स्पर्म के 23 क्रोमोसोम और अंडाणु के जब 23 क्रोमोसोम मिलते हैं दो पेरेंट से, जब वो मिल के जाते हैं तब वो 46 क्रोमोसोम एक साथ बनते हैं। एक इंसान में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं और XY कुछ भी हो सकता है। बॉयज में क्या होता है, XY होता है। और यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, देखिए ये है चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मेल है, ठीक है। मेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम हो गए XY, ठीक है। ये फीमेल है, फीमेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम XX, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कितने ही रहते हैं, 46 ही रहते हैं। जब इन दोनों का मिलाप होता है 46 मिलते हैं, तो क्या इसमें से कितने आते हैं, 23 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है। 23 स्पर्म के क्रोमोसोम जो मैंने वहाँ पे बताया था, और इधर से 23 ओवरी के, ये दोनों मिल के 46 क्रोमोसोम बनते हैं। ये क्या बनते हैं, इससे जो नया सेल जो बनता है, जाइगोट बनता है, वो क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। और ये अगर बॉय हुआ तो XY बनेगा और गर्ल हुआ तो XX बनेगा, ठीक है, समझ गया। तो ऐसे होता है, जो मिलने के बाद यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो दो फीमेल और मेल से जो मिलने के बाद में हैप्लॉइड सेल आते हैं, जब यहाँ पे नया जो जाइगोट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, आने के बाद में यहाँ पे सब जुड़ के मिल के बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड कोशिका क्या है, एक सेट क्रोमोसोम होते हैं एंड यहाँ पे होते हैं 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स क्या होते हैं। अलील्स मैंने आपको बताया था क्या है, बुक के अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक, तो अलील्स क्या है, टॉपिक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील क्या होते हैं। डोमिनेंट अलील क्या होता है, मजबूत एलील होते हैं, और ये कमजोर एलील होते हैं। पूंजी अक्षर में दर्शाया जाता है, अच्छा, केवल समान स्थिति में ही व्यक्त होते हैं और विषम और समान स्थिति में व्यक्त होता है। तब इसको चलिए समझते हैं, डोमिनेंट अलील क्या होता है। देखिए ये T है, ठीक है, ये T है, ये भी T है, ये भी T है। तो ये जो कैपिटल T है, ठीक है, ऐसा रहेगा और एक ऐसा भी होता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये कैपिटल T मतलब क्या हो गया, लंबे पौधे। स्मॉल टी मतलब बौना पौधा, और ये कैपिटल T और स्मॉल t मतलब भी क्या होता है, लंबे पौधे। तो इसमें डोमिनेंट अलील कौन सा है, कैपिटल T, ठीक है। ये T क्या हो गया, अलील हो गया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, T क्या है, अलील है। ये क्या होता है, मजबूत होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, ये वाला होता है। पूंजी अक्षर में दर्शाया जाता है, ऐसे बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है डोमिनेंट अलील को। विषम और समान स्थिति में व्यक्त होता है, मतलब कि जब ये दोनों रहते हैं तभी भी क्या होता है, लंबा पौधा ही होता है। और जब ये दोनों रहते हैं, एक बड़ा टी एक छोटा टी, तभी भी क्या होता है, पौधे लंबे ही होते हैं, ठीक है। उस समय भी क्या होता है, पौधे लंबे ही होते हैं। और रिसेसिव अलील क्या है, ये कमजोर अलील है, केवल समान स्थिति में व्यक्त होते हैं। जब इसका दोनों स्मॉल टी रहता है तभी पौधा क्या होता है, तभी बौना पौधा दिखता है, तभी बौना पौधा होता है। अगर एक भी बड़ा वाला टी है तो वो क्या होगा, वो पौधा छोटा नहीं होगा, वो पौधा लंबा ही होगा। तो यही बोला है कि केवल समान स्थिति में व्यक्त होता है। जब दोनों सेम रहते हैं, जब जीन्स में ये दोनों एलील आते हैं तभी छोटा पौधा व्यक्त होता है, ठीक है। तो यही है डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगर मेंडल का प्रयोग।
इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था पाइसम सटाइवम। मतलब कि क्या था, पाइसम सटाइवम का मतलब क्या है, मटर। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। अब इन्होंने ग्रेगर मेंडल ने पाइसम मटर को ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों लिया, मटर को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों लिया, तो इसके कुछ कारण हैं। तो चलिए देखते हैं। मटर का क्या होता है, कम जीवन चक्र होता है। मटर के पौधों का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे जल्दी परिणाम मिलते हैं। मटर का क्या होता है, कम जीवन चक्र होता है। दूसरा है स्वपरागन और क्रॉस परागन। मतलब ये अपने ही पौधे से भी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। स्वपरागन हो सकता है, परागन हो सकता है, लेकिन क्रॉस परागन भी आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या लिया था, मटर को लिया था। और भी है पॉइंट इसका, चलिए थर्ड पॉइंट है इसका, स्पष्ट लक्षण। मटर में क्या दिखता है, स्पष्ट लक्षण दिखता है। जैसे कि मटर के पौधों में लक्षण स्पष्ट और आसानी से पहचाने जाने वाले होते हैं, जैसे लंबा, बौना, गोला, झुर्रीदार बीज, ठीक है, वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है। चौथा है अधिक संतान। मटर के पौधों बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं जिससे सांख्यिकीय विश्लेषण आसान हो जाता है। पांचवा है विभिन्न विरोधी लक्षण। मटर के पौधे में 7 जोड़े स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए गए हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। तो मटर में क्या होता है, 7 जोड़े दूसरे अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में उन्हें आसानी हुआ। ठीक है, इसी कारण से उन्होंने मटर को ही लिया था। अब नेक्स्ट है मेंडल्स का विरासत के नियम, मेंडल्स रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका क्या है, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसका क्या है, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभावशीलता का नियम। विषम युग्म हेटेरोजाइगस में प्रभावशाली एलील, डोमिनेंट एलील दूसरे एलील को दबा देता है। यह लक्षण हमेशा व्यक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक पौधा में एक लंबा और एक बौना जीन है, ठीक है, एक पौधा है उसमें क्या है, एक लंबा और एक बौना जीन है, तो पौधा क्या होगा, पौधा लंबा ही होगा। तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट एलील हो गया, और ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट एलील हो गया, ये रिसेसिव एलील हो गया, ये इसको दबा देता है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनके 3 नियम हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम। क्या है, अलगाव का नियम। प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील्स होते हैं। जैसे कि प्लांट क्या है, लंबा है, तो ये 2 एलील हो गए। फिर दूसरा होता है बौना प्लांट है, तो इसमें ये 2 हो गए। फिर तीसरा भी है कि प्लांट ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो वो भी क्या होते हैं, लंबा ही होता है। ये क्या है, रिसेसिव, डोमिनेंट, ये सब पहले फर्स्ट नियम था। तो प्रत्येक लक्षण के लिए 2-2 एलील्स होते हैं जो युग्मन के दौरान अलग हो जाते हैं। निषेचन के समय एक एलील माता से और एक पिता से मिलता है। जब इसको हम लोग पॉलिनेशन क्रॉस करते हैं तो ये क्या होता है, एक एलील माता से मिलेगा, एक एलील पिता से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मटर के पौधे में एक पीले बीज और एक हरे बीज का जीन मिलने पर पीला बीज बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कि मटर का एक हरा बीज और एक पीला बीज को मिलने पर क्या बनेगा, वो हरा बीज ही बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है, एक माता का हो जाता है, एक पिता का हो जाता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। विभिन्न जीनों के एलील्स स्वतंत्र रूप से गैमेट में विभाजित होते हैं। एक लक्षण का चयन दूसरे लक्षण को प्रभाव नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि पौधे के बीज का रंग, अब पौधे के बीज का रंग और आकार अलग अलग हो सकता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे।
एक ही पौधा का बीज क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है और राउंड हो सकता है, गोला भी हो सकता है, हरा और गोला हो सकता है। और उसी पौधे का बीज दूसरा क्या हो सकता है, पीला भी हो सकता है और रिंकल सुखरा हुआ भी हो सकता है। गोला ना होकर के वो क्या हो जाएगा, सुखरा हुआ, रिंकल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है। तो यही है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। एक ही पौधे के दो अलग अलग बीज भी हो सकते हैं, वो क्या है, अलग अलग स्वतंत्र रूप में हो सकते हैं। तो ये 3 नियम है, ये एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्या है, चलिए देखते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों का क्रॉस क्या है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण। अब विपरीत लक्षण क्या है, देखिए विपरीत लक्षण क्या है, यहाँ पे चल के हम लोग देखते हैं। ये क्या है, टीटी, ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये है टीटी, ये है लंबा पौधा और ये है छोटा बौना पौधा, ठीक है। ये है स्मॉल टी, तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे आ जाता है बड़ा टी का बड़ा टी और यहाँ का छोटा टी का छोटा टी, ठीक है। ये क्या है, गैमेट्स है, ठीक है, ये है गैमेट्स। ये दोनों के मिलने के बाद में यहाँ पे क्या आया, एक बड़ा टी और एक छोटा टी मिलने के बाद में क्या आएगा, टी, बड़ा टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद में होगा जब ये बड़ा टी क्या होगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलेंगे, इसी को आपस में क्या करेंगे हम लोग, ब्रीड करेंगे, ठीक है, आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ पे आ गया टी और यहाँ पे भी आ गया टी। जब इन दोनों के गैमेट्स मिलाएंगे, अब देखिए इनका गैमेट्स मिलता है, तो ये कैसे मिलता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। टी, ठीक है, एक मिनट, टी, ठीक है, इधर में आ गया ये, दूसरा क्या है टी, फिर इसका है टी। अब देखिए ये टी मिलेगा तो क्या आ जाएगा, बड़ा टी, ठीक है। अब ये और ये मिलेगा तो बड़ा और एक छोटा, फिर ये और ये मिलेगा तो एक छोटा एक बड़ा, और ये मिलेगा तो 2 छोटा। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको आगे समझाया था जेनोटाइप और फेनोटाइप, इसमें इसका रेशियो पूछ सकता है। देखिए F1 जनरेशन में जो पहले आया था उसमें क्या था, एक बड़ा एक छोटा आया, क्या है, लेकिन इसका जीन, ये प्लांट है क्या, ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी का पौधा कैसा होगा, लंबा होगा, कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए जेनोटाइप क्या है, ऑल आर टी, इसका जो भी आया क्या है टी है, और ये क्या है, सब लंबे हैं, ऑल आर टॉल, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में जब इन दोनों को आपस में मेट कराया गया तब क्या आया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इसका भी लंबा पौधा होगा, इसका भी, जिसमें बड़ा टी है उसका तो लंबा ही होगा। तो 1 2 3 ये क्या है, तीनों लंबे पौधे हैं, ठीक है। 3, जैसे कि यहाँ पे देखिए तीनों लंबे पौधे हैं, और जिसमें स्मॉल टी है वो क्या हो गया, छोटा। जैसे कि वहाँ पे बताया था कि जब 2 स्मॉल टी साथ में होंगे तभी बौना पौधा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग को इसमें से क्या क्या दिखाई देगा, जब ये सही में अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो तीनों तो हम लोग को आँख से दिखाई देगा कि 3 लंबे पौधे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप क्या होगा, जो हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 लंबे और एक छोटा। तो इसका क्या होगा रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, 3:1। 3 किस चीज का है, 3 टॉल का है, 1 क्या है, डॉफ मतलब छोटा बौना। अब जीनोटाइप मतलब क्या होता है, ये तो जीन के कारण, गैमेट्स के कारण में अंदर में तो आया है, अंदर में तो छोटा टी भी आया है, बड़ा टी भी आया है, लेकिन बड़ा टी डोमिनेंट होने के कारण से वो बाहर नहीं दिख पाया है, छोटा टी रिसेसिव होने के कारण से वो नहीं दिख पाया है, बड़ा टी डोमिनेंट होने के कारण से वो तो हम लोग को दिख रहा है कि इसका टॉल ही होगा, लंबा ही होगा। तो फिनोटाइप तो हो गया। अब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। अब जीनोटाइप मतलब ये टी
ये टी, देखिए ये टी, बड़ा टी तो एक ही है, तो 1:, बड़ा टी छोटा टी, तो ये 2 है, यहाँ पे भी है बड़ा टी छोटा टी, तो ये 2 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 है, और ये छोटा टी ये भी 1 है। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा 3:1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये सब एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मोनोहाइब्रिड, इसमें एक ही लक्षण को क्रॉस किया गया है। जैसे कि क्या था, इसमें एक ही लक्षण क्या हो गया, जैसे कि लंबाई को किया गया है, लंबाई और बौनापन। अब नेक्स्ट होता है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है गया डाई हाइब्रिड। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस। अब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण, जैसे कि क्या क्या होता है, गोल और झुर्रीदार बीज जिसका रंग भी अलग अलग हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। वाई मतलब हो गया येलो, ठीक है, बड़ा वाई मतलब हो गया येलो, ठीक है, छोटा वाई मतलब हो गया ग्रीन, ठीक है, आर मतलब हो गया, बड़ा आर मतलब हो गया गोला, ठीक है, राउंड, छोटा आर मतलब हो गया झुर्रीदार, रिंकल, ठीक है, मतलब सिकुड़ा हुआ बीज। तो अब यहाँ पे इसको क्रॉस किया है, तो एक कौन सा बीज है, येलो और राउंड, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ फोटो में देखिए, पीला है और गोला है। दूसरा कैसा बीज है, हरा है और रिंकल है, मतलब सिकुड़ा हुआ बीज है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने के बाद में कैसा आया इसका, देखिए वाई है, कैपिटल वाई है और कैपिटल आर भी है, तो इसका मतलब ये कैसा है, ये कैसा आया है, ये है येलो और राउंड, ठीक है, येलो और राउंड बीज आया फर्स्ट वाले जनरेशन में। अब इसी को क्रॉस किया है, अब इसको कैसे क्रॉस किया है, देखिए पहले इसी में से ले लिया है वाई आर, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड लिया है, ये क्या है छोटा वाई और आर, छोटा वाई और आर, ये क्या हो गया ग्रीन राउंड हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई क्या है येलो और स्मॉल आर क्या है रिंकल, तो येलो और रिंकल और फिर है ग्रीन और राउंड। तो इसको ये चारों इधर लिख दिया और यही सेम चीज यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। तब इससे क्या होगा, इससे हम लोग का सेकेंड जनरेशन में कैसा बच्चा होगा वो देखना है। तो यहाँ पे है येलो राउंड आ गया, येलो राउंड ही आया, ये भी येलो राउंड, 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 ये भी येलो राउंड। ये कैसे लिखा है, इस दोनों को मिला के लिखा है वाई वाई आर आर, ठीक है, वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर ही है, फिर वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ऐसे करके लिखा है, जैसे मैंने उस समय टी का आपको करके बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया येलो और रिंकल, यहाँ पे क्या आया येलो और रिंकल, यहाँ पे भी आया येलो और रिंकल। अब ये क्या है ग्रीन और राउंड, ग्रीन और गोला, हरा और गोला भी आया इसमें, यहाँ पे भी हरा और गोला आया, यहाँ पे भी हरा और गोला आया। ये कैसा है हरा और रिंकल, ये कैसा है हरा और रिंकल, ठीक है। तो देखिए कितने तरह के उसके मिलने के बाद उसके ऑफस्प्रिंग मतलब उसके F2 जनरेशन में इस तरह के बीज निकले। तब इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप मतलब दिखने में कितने तरह के निकले, तो 9 निकले येलो और राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सब क्या निकले येलो और राउंड, ठीक है, फिनोटाइप हो गया 9 हो गया। 3 क्या निकले ग्रीन और राउंड, 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये क्या निकले ग्रीन और राउंड। अब
पीला और सिकुड़ा हुआ वो कितने हैं? 1 2, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 1 3, तो ये भी 3 निकले। और एक है हरा और सिकुड़ा हुआ, तो ये तो बस एक ही निकला, हरा और सिकुड़ा हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड। इसमें 2 लक्षणों को लिया गया। क्या क्या? एक हो गया कलर को लिया गया, येलो और ग्रीन। दूसरा क्या था? राउंड और रिंकल। इसीलिए इसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लिंग निर्धारण, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण। कुछ जानवरों में तापमान लिंग निर्धारण को प्रभावित करता है, जैसे कि कछुए, ठीक है। उसमें तापमान के कारण से भी सेक्स चेंज हो सकते हैं, लिंग निर्धारण हो सकते हैं। दूसरा है आनुवांशिक लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग का निर्धारण 23वें जोड़ी के सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। चलिए जिसको मैं आपको आगे समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेल है, ठीक है, यहाँ पे है मेल है, ये है फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? फीमेल है। तो ये जो है ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उस समय मैंने आपको बताया था 23 क्रोमोसोम होते हैं मेल के पास, 23 होते हैं फीमेल के पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 22 नॉर्मल है, ठीक है। और एक जो होता है XX होता है, एक XY होता है, ठीक है। जो एक एक्स्ट्रा है 22 44 हो गए, और एक एक्स्ट्रा है XX होता है या फिर XY होता है। ये जो 23वां क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि फीमेल में क्या होता है? XX और मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम। तो देखिए यहाँ पे जब इन दोनों का क्या होता है? मेटिंग होता है मेल और फीमेल का, तो क्या होता है? 22वां क्रोमोसोम देखिए 22 स्पर्म, ठीक है, इसको बांटा गया है, और एक XY होता है। इसी के कारण से 50% चांस रहता है कि बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। फीमेल से भी 22 यहाँ पे क्रोमोसोम, ये 22 क्रोमोसोम। अब इन दोनों को मिला के देखिए, जैसे कि उस समय हम लोगों ने किया था, इसको मिलाया, ठीक है, और इसको मिलाया, ये आया। तो यहाँ पे क्या बना? 22 44 मतलब क्रोमोसोम आए। और एक क्या होता है? XY और X। तो XY किसके पास होता है? XY मेल के पास होता है। फीमेल के पास तो ऑलरेडी XX ही रहता है। अगर यहाँ से Y जब जाता है X के पास, तब वो क्या बनता है? तब वो बनता है बॉय, ठीक है, मेल बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे भी 22 आ गया, लेकिन क्या आया? X क्रोमोसोम ही आया इन लोगों के पास। इसका भी X आया और इसका भी X आया, ठीक है। तो इसीलिए क्या बन गया? 22XX। तो ये क्या बनेगा? मेल बनेगा, ठीक है। दूसरा है 22Y। इसके पास है X और Y, तो यहाँ पे X आ गया, यहाँ पे Y आ गया, 22 को बांट दिए, तो 22Y आया। और यहाँ पे होगा 22X ही होगा, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है? XX ही होता है बस, ठीक है। अब 22Y, अब इसको देखते हैं, ये 22Y यहाँ पे आ गया और यहाँ से X आ गया। तो अच्छा ये सॉरी ये मेल नहीं होगा, ये फीमेल होगा, ठीक है। जब XX आएगा तो क्या होगा? फीमेल आएगा। अब यहाँ पे 22Y क्रोमोसोम्स आ गए और यहाँ से 22X क्रोमोसोम, X और Y दोनों आ गया, तो ये क्या बनेगा? मेल बनेगा, ठीक है। अब फिर चलिए फिर दूसरा देखते हैं। ये आ गया 22X और फिर इधर से आ गया 22X, तो XX क्या बनेगा? ये फीमेल बनेगा। चौथा है हम लोग का 22Y और 22X, तो ये क्या बनेगा? ये मेल बनेगा। जब XY आता है तो क्या बनता है? मेल बनता है। जब XX आता है, दोनों तरफ से X, फीमेल से भी X, मेल से भी X, तब वो क्या बनता है? फीमेल बनता है। तो आजकल जैसे कि सोसाइटी में होता है, आजकल तो बहुत कम गया, लेकिन पहले होता था, बेटी हुआ तो किसका दोष? माँ का दोष।
ये सब नहीं। ये सब किसके कारण से होता है? ऐसे तो देखा जाए तो किसी के कारण से भी नहीं होता है, क्योंकि अपना मर्जी से तो नहीं होता है ये सब। लेकिन वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? मेल के पास में। मेल का जो क्रोमोसोम्स जाते हैं तभी वो सब बनते हैं। वाई क्रोमोसोम किसके पास होता है? मेल के पास होता है। ऐसे देखा जाए तो मेल होते हैं, मेल के पास होते हैं, तो गलती किसका होगा? मेल का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से तो नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो जब XX क्रोमोसोम आ जाता है, पेरेंट्स से भी, मेल से भी X क्रोमोसोम, फीमेल से भी X क्रोमोसोम, तो XX बन जाती है वही 44 और XX क्रोमोसोम, तो वो फीमेल बनते हैं। और वही Y क्रोमोसोम आता है, मेल से Y क्रोमोसोम और फीमेल से X क्रोमोसोम, तो क्या बनता है? मेल बनते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था आनुवांशिकता में। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज।